हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बार बार आके मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं हूँ डॉक्टर स्वाति शर्मा। अभी तक आप लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं है यार, मुझे रोज बोलना पड़ता है आके। चलो, यूपी पीजीटी लास्ट ईयर प्रिपरेशन जो है वो चल रहा है और आज विलियम वर्ड्सवर्थ के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और आज थर्ड डे है, उससे पहले मैं ऐड करूँगी। ठीक है, क्या ऐड करूँगी? ये वाला करूँगी। यूपी टीजीटी का चल रहा है पेड बैच, ठीक है जी। अब वर्ड्सवर्थ के बाद कल से जो है कौन सा स्टार्ट करूं आपको? विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद मैं सोच रही हूँ पहले रोमांटिक एज वाले राइटर्स करवा देती हूँ, जैसे जॉन कीट, शैले, चार्ल्स लैम्ब। पहले इनको एक सिरे से जो है वो आपका ये ख़त्म भी हो जाएगा और इसके बाद जब ये हो जाएंगे, यानी कि जॉन कीट्स, शैले एंड चार्ल्स लैम्ब, तो उसके बाद हम लोग जो है एक रोमांटिक एज का एक जो जिसे कहना चाहिए ओवरव्यू लेंगे कि मेन मेन जॉनरा क्या है, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन इन द पीजीटी एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग ये देख लीजिए, यूपी टीजीटी के लिए हमारा जो है ये बैच एक स्टार्ट हुआ हुआ है और उसमें विलियम शेक्सपियर, अब मतलब उसमें वो एक ये ना शॉर्ट एंड फॉर्म में सभी कुछ करवाया जाने वाला है। लिटरेचर है, ग्रामर है। एक्चुअली ना इसमें कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक तो 8,500 रुपये में पढ़ाया, फिर वीडियो बैच 5,500 का दिया। तो यार इस वाले बैच में ग्रामर भी कराई जाएगी और कई बार इसमें क्या होता है ना कि जो बिल्कुल जो पढ़े हुए भी नहीं होते हैं, जिन्होंने 4 साल से कोई तैयारी नहीं करी होती है, फॉर्म भी नहीं भरा होता है, वो लोग भी ये सोचते हैं कि चलो यार या फॉर्म भरा हुआ होता है मगर तैयारी केवल अपने हिसाब से करी होती है, तो वो सोचते हैं कि चलो 1,200 रुपये में हम लोग भी ले लें। तो भाई मैं आप लोगों को पहले ही कह के चल रही हूँ कि ये बैच सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने तैयारी करी हुई है, मतलब उनको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को धार मैं दूंगी, कहीं गलती है वो मैं सुधारूंगी, मगर डिटेल्ड वाला ये चीज़ नहीं है। हाँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस बैच भी नहीं है लेकिन ये डिटेल्ड वाला भी नहीं है, ये याद रखिएगा। जैसे मान लो तुमको ये पता है कि भाई अगर तुमने यहाँ तक ये पढ़ रखा है कि जो मैं एक सिंपल एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच से देती हूँ कि भाई तुमने ये पढ़ रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो राउंड है वो प्रेपोजिशन है, तो मैं तुमको यहाँ बता दूंगी कि राउंड प्रेपोजिशन ही नहीं होता है। राउंड जो है वो वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और राउंड जो है वो नाउन की तरह भी यूज़ हो सकता है। राउंड जो है वो एक जो है एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो मैं इससे आगे की चीज़ें तुम्हें ये बता दूंगी, बट उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते कैसे। इन द सेम वे यू मस्ट नो द जो कि भाई जैसे अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें तो अगर आपको ये पता है कि ही बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी और वो उनके जो है भाई उनकी इतनी ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज उन्होंने लिखी, तो उसमें जो शॉर्ट एंड फॉर्म में मैं बताऊंगी सारी चीज़। अब अगर उनका पोएम्स के बारे में तो ऐसा नहीं कि भी कुछ चीज़ छोड़ दूंगी। जैसे अगर मैंने उनके बारे में नैरेटिव पोएम्स के बारे में बताया, तो मैंने नैरेटिव पोएम्स में उनकी भाई सारी पोएम्स जो हैं भाई, चाहे वो उनकी वीनस एंड एडोनिस हो या रेप ऑफ ल्यूक्रीस हो, लवर्स कंप्लेंट हो या द फिनिक्स एंड द टर्टल हो, उनके सबके बारे में बताया। अगर तुम्हें यही दो पता थी कि वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीस, तो मैं तुम्हें इसके आगे लवर्स कंप्लेंट और जो है वो लवर्स कंप्लेंट और जो टर्टल एंड फिनिक्स एंड टर्टल जो है उसके बारे में बताऊंगी। तो बात ये है कि अगर तुम्हें इससे पहले की चीज़ पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये बता, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न आते हैं मैडम ग्रामर भी कराओगे इसमें? हाँ कराएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन है, 2 दिन में खत्म। अब कोई भी जो है कि ग्रामर के जो पार्ट्स हैं उनको आप लोगे, उन्हें सहेजोगे, उनको स्टूडेंट्स को बताओगे। मगर कोई ये सोचे कि भाई टेंसेस जो है वो पूरा का पूरा कि भाई टेंस क्या होता है, नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, क्लॉजेस किस तरीके से किए जाते हैं, नहीं, पहले पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो है ना कि तुमको पेंसिल चलानी आनी चाहिए, वो लिखना मैं सिखाऊंगी, वो वाली चीज़ है। तो फिर तुमको लगता है इसीलिए ही 1,200 रुपये में है भैया, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, मगर ये है उनके लिए कि दोज हु नो समथिंग। ठीक है, वो तो मैंने, मुझे लग रहा है, मेरे को खुद को ये ऐसा लगता है, मैंने बहुत अपनी क्वालिटी की जो मतलब अपनी मैं क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, मगर फीस में मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मैंने फीस में कर लिया। उसके बावजूद भी लोग ये बोल रहे हैं हाय राम, इसमें भी जब कोई वो मांगता है ना, तो मुझे इतनी शर्म आती है जब इसमें भी कोई वो मांगता है कि क्या कहते हैं, डिस्काउंट मांगता है, बहुत शर्म आती है मेरे को। हाँ जी, अब मैंने आप लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पार्ट था उसमें मैंने उनका एक पार्ट कराया था। कुछ 15 और 25 के करीब, 40 के करीब क्वेश्चन कराए थे। अभी 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और
वहाँ पर जो है मैं उनको भी कराऊँगी, और एक मैंने उनके जो वर्क्स थे, आप देख सकते हैं तीसरे लेक्चर में मैं उनके वर्क्स जो हैं उनको अब मैं ख़त्म करूँगी, और यहाँ से मैं उनके मेन जो वर्क्स हैं उनको लेना चाह रही हूँ। यहाँ से होगा, मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा। यहाँ से है। अब मुझे इनके वर्क्स के बारे में बताना है, तो मैं आपको इनके वर्क्स के बारे में बताऊंगी, चीज़ें जो है बताती चलूंगी। पेन ले लूँ मैं अपना। सबसे पहले इनका जो है, हालांकि ये इसमें थोड़ा सा डिटेल में भी आएगा, इनका जो वर्क है प्रिल्यूड, आप सभी ने प्रिल्यूड के बारे में सुना भी होगा कि प्रिल्यूड इनका जो वर्क है ये दो किताबों में 1798-99 में था। 1805 में ये 13 बुक्स में फिनिश हो गया था, लेकिन ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था 14 बुक्स में। थ्रू आउट द, मतलब जब तक ये कंपोज करते रहे तब तक उन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बुक को नाम नहीं दिया था। दिस नेम वॉज गिवन बाय हिज जो वाइफ, उनकी वाइफ मतलब उनकी जो विडो थी उनके द्वारा नाम दिया गया है। ये जो वर्क है प्रिल्यूड, इट शोज ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। उसके बाद एक्सकर्शन है, ये 1802 में शुरू किया गया था। 1814 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ इन 9 बुक्स। एक्चुअली ये पार्ट होना था एक बड़ी बुक रेक्लूज का, बट रेक्लूज कुड नेवर गेट पब्लिश्ड। अब उसके बाद हम बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जो टाइटल यूज़ किया जाता है, देखो ये ही होता है कि अब यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जो टाइटल यूज़ करते हैं, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनको दिया, बताओ क्या टाइटल यूज़ करते हैं? द लॉस्ट लीडर, है ना? द लॉस्ट लीडर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं लॉस्ट लीडर उनके लिए? यही रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है ये उनके को एपिथेट दिया है, और यही इसी नाम से उन्होंने एक जो है वो पोएम भी लिखी है, द लॉस्ट लीडर। एंड हु इज़ द लॉस्ट लीडर? दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो वो इसलिए है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1843 में पोएट लॉरियटशिप जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। अब आप ये सोचिए कि पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट करने से उनको लॉस्ट लीडर क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप पोएट लॉरियट बन जाते हैं तो यू आर बाउंड टू राइट व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स यू टू राइट। यू कैन नॉट राइट एट योर ओन। तो वही चीज उनके साथ हुई। फॉर जो है हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, तो उन्होंने यही कहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब उनको पोएट लॉरियटशिप नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति बंद जाता है तो वो खुलकर वो चीज़ नहीं लिख सकता व्हाट ही वांट्स टू राइट। तो इन्होंने, हालांकि वो पहले जो है वो रिलेक्टेंट थे, वो ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस पोस्ट, मगर बाद में वो उन्होंने इस पोस्ट को ले लिया। एंड सबसे मज़े की बात ये है कि पोएट लॉरियट रहते हुए ही डिड नॉट कंपोज अ सिंगल पोएम, उन्होंने नहीं लिखी। अब उनकी ना सोनेट्स थी, उन्होंने कुछ 500 प्लस सोनेट्स जो हैं वो लिखे हैं। कुछ सोनेट्स की जो है जो उन्होंने सोनेट को उसमें बांटते हैं, द रिवर डडन सोनेट्स, एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी, मिसलेनियस सोनेट्स, और ये लगभग 500 के। अब इनकी जो वर्क्स हैं वो डिटेल में है, तो लेट मी टेल यू इन डिटेल एज वेल। अब आप लोग पता नहीं है, मुझे मालूम है एक चीज़, मुझे मालूम है मैं इतनी बड़ी पागल हूँ ना कि मेरा मन करता है ये भी बता दूँ वो भी बता दूँ, मगर बात क्या होती है, चाहे सुनने वाला सुनना ना चाह रहा हो वो मुझे बता रहा है। देखो अब मैं आपको यहाँ से इनके मैं तो अपने बुक्स में भी से भी कोई मेन पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो बता देती हूँ। प्रिल्यूड, सबसे पहले इसका जो सब टाइटल है, आप बताइए क्या है इसका सब टाइटल, दिमाग में एकदम आना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ठीक, ये है इसका सब टाइटल। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, 1799 से 1805 के बीच में लिखी गई। 98-99 में स्टार्ट हो गई थी, पब्लिश हुई 1850 में। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। आप देख रहे हैं, इट इज कंसिडर्ड हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये बेसिकली ये लिखी गई है, इट द होल ऑफ द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई पोएम है ना? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई पोएम है। अब आगे बढ़ते हैं। 1805 में इट गॉट कंप्लीटेड एंड इन इट केम आउट इन 13 बुक्स। 13 बुक्स में थी, लेकिन
ये रीमॉडलिंग के बाद फाइनल वर्जन आया 14 बुक्स में 1850 में। और जो फाइनल टाइटल है इसका प्रिल्यूड, दैट वाज सजेस्टेड बाय मैरी वर्ड्सवर्थ। और इसी में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी जो है ये इसको एडिट किया है मिस्टर कार्टर उनके सेक्रेटरी ने, एंड दिस रिप्रेजेंट्स ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बेसिकली क्या बताती है, डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योर मैनहुड। और चाइल्डहुड से मेच्योर मैनहुड के बारे मतलब, क्योंकि लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन कहलाती है, नेचर के कॉन्शियसनेस के बारे में बताती है। अब आप कहो तो मैं आपको इसके बारे में, आप कैसे कहोगे, खैर वो तो मुझे ही बताना पड़ता है ना, फिर वाली चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ से किताब लाऊंगी, वहाँ से किताब लाऊंगी, फिर उसके बाद तो जो है किताब खोलूंगी और फिर कुछ कुछ जो है बोलती रहूंगी और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी, है ना भाई। वो बात अलग है, कोई सुने ना सुने, मगर मेरा काम जो है वो बता रहा है, कोई ना कोई तो सुन ही लेता है ना। चलो जी, अब ये जो है मुझे क्या बताना है, हाँ इसके मुझे इसकी बुक्स देखनी थी कि इसके बुक्स के मैं आपको एक बार नाम बता देती तो इससे आपको बड़ी अच्छी सी एक हेल्प सी मिल जाती। ठीक है, अब आपको मैं नाम बताऊंगी तो ज़रूर, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताऊंगी, तो मैं बता देती हूँ। देखो, ये हालांकि ये मैंने ये पहले भी करवा रखा है, मगर फिर भी नेम्स ऑफ बुक्स इन द प्रिल्यूड जो है अगर हम इसमें लेते हैं तो 14 बुक्स हैं। तो अगर हम इसमें ऐसे लें तो देखो यहाँ पर है 14 है, फटाफट इसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, जिसमें वो अपना स्कूल टाइम के बारे में बताते हैं, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। सेकंड जो बुक है वो स्कूल टाइम कंटिन्यूड है, दैट इज स्कूल टाइम कंटिन्यूड। इस वाले पहली बुक में उन्होंने अपना चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम है, सेकंड में भी स्कूल टाइम कंटिन्यूड है। और जो थर्ड उनकी बुक है दैट इज रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। उसके बाद जो फोर्थ बुक है दैट इज समर वेकेशन। फिर फिफ्थ बुक है उनकी दैट इज बुक्स। सिक्स बुक है कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। सेवेंथ है रेजिडेंस इन लंदन। एट्थ बुक है दैट इज रेट्रोस्पेक्ट। नाइन्थ बुक है दैट इज रेजिडेंस इन फ्रांस, जिसमें उन्होंने बोपी को भी उन्होंने इसमें इसी बुक में उन्होंने, इसी बुक में उन्होंने इनको अमर किया था, अपना एक्सपीरियंस बोपी के साथ बताया था, मिशेल बोपी के साथ। टेंथ है ये वाली रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड है। 11 जो है वो भी रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड है। और 12 है इमेजिनेशन एंड टेस्ट रिस्टोर्ड। और 11 और 12 में यही है, 12 एंड 13 में। और जो 14th बुक है वो कंक्लूजन है। तो ये मैंने आपको एक बार बुक्स का नाम भी बता दिया है
कि किस तरीके से उन्होंने इस बुक को अरेंज करा है, दैट आई हैव लेट यू नो। इंट्रोडक्शन है जिसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड और स्कूल टाइम के बारे में बताया, फिर स्कूल टाइम, फिर अपना कैम्ब्रिज जब गए, फिर समर वेकेशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स डिड ही रीड, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो मैंने आज सोचा मैं भी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता दूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इसको किताब को अपनी रखूँ, किताबें वगैरह रखती रहूँ मैं अपनी, है ना भाई, काय को अपनी किताबों का टान टंडीरा मैंने यहाँ फैला रखा है। तो ये था। अब आपके बाद इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ने के साथ ही मैं आपको आगे की चीज़ बताती हूँ। ये हो गया। और फिर आते हैं टिंटन एबे पे। तो चलो टिंटन एबे के बारे में समझ लो। टिंटन एबे जो उनका वर्क है, इसका पूरा जो नाम है वो है लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ये जो है इसमें उन्होंने बताया। और अब मैं आपको और भी चीज़ बता देती हूँ। तो टिंटन एबे है क्या इसमें? है, हाँ है जी। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। ये पूरा है इसका, जुलाई 13 पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट्स में 1798 में। और ये जो है ना, एक्चुअली ये जो पोयम है ना, ये बेसिकली जो जानी जाती है ना, ये वर्ड्सवर्थ के तीन तीन जो है ना, जो उनका स्टेजेस है। अब यहाँ देखो, एक चीज़ ये है, आप लोगों को एक यहाँ पर पॉइंट हमने यहाँ लिया है कि फुल टाइटल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, यू मस्ट नो द फुल टाइटल। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई। और इसको याद रखिएगा, ये जो पोयम है ये ड्रामेटिक लिरिक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, दैट्स अ ड्रामेटिक लिरिक। ये याद रखिएगा, दैट्स अ ड्रामेटिक लिरिक। ये उन्होंने अपनी सिस्टर को एड्रेस करी है। बट इन ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड इन ड्रामेटिक लिरिक द बेसिक डिफरेंस इज that in dramatic monologue the personality of the poet should not be reflected, but here in this poem, throughout the poem, Wordsworth's personality is reflected. That is why it is considered a dramatic lyric, not dramatic monologue. ठीक है जी। इसमें उन्होंने तीन स्टेजेस दिखाई हैं अपने नेचर के प्रति प्यार में। सबसे पहले उन्होंने जो नेचर के प्रति प्यार में दिखाया, स्टेज वन। जो स्टेज वन जो दिखाई है उन्होंने, उसमें दिखाया क्या है, एनिमल प्लेजर्स। नेचर के प्रति अपने प्यार के तीन स्टेजेस दिखाए। स्टेज वन जो है एनिमल प्लेजर्स, एनिमल प्लेजर जो है वो दिखाए हैं। स्टेज टू जो है वो जो दिखाया है, स्टेज सेकंड में जो दिखाया है, वहाँ पर उसमें जो है उन्होंने मतलब एक जिसे कहना चाहिए अडोलसेंट पैशन, एक यंग जो है वो पैशन दिखाया है, फॉर द वाइल्ड यंग पैशन, फॉर द वाइल्ड एंड ग्लूमी। और उसके बाद जो स्टेज थर्ड दिखाई है, उसमें उन्होंने नेचर को एज अ हीलर दिखाया है, नेचर एज अ हीलर। और जो है जो पैशन दिखाया है वो एक मेच्योर पर्सन का जो है पैशन दिखाया, अवेयरनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द परसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये पोयम जो है वो ये पोयम जो है, इसमें जो थीम अगर हम लेते हैं, नेचर कंफर्टर है, गार्डियन है, मॉरल टीचर है, और मेमोरी जो है वो गिव्स इमोशनल स्ट्रेंथ। ये जिसे एक उन्होंने एक टर्म भी यूज़ करी है, स्पॉट्स ऑफ टाइम, लेकिन ये उसमें नहीं है, प्रिल्यूड में यूज़ की गई है कि ये इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी है। और नेचर जो है वो पोएट को रिलीव करती है। तो यूथफुल पैशन से मेच्योर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एंड उसमें दिखाया सी इज़ अ डिवाइन स्पिरिट इन नेचर। और नेचर जो है वो जो है डेवलप्स सिंपैथी फॉर मैनकाइंड, एक नेचर बिकम्स द एंकर ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट्स, ये है। तो उसके बाद अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा, दैट इज टिंटन एबे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट एज वेल, और वो है हमारा दैट इज ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। तो इसका पूरा क्योंकि ना टाइटल जरूर पता होने चाहिए। ओड जैसे ओड का है, ये जो पोयम है इनकी, बेसिकली ये जो पोयम है इमोर्टेलिटी ओड, दैट पब्लिश्ड इन 1807। इसका पूरा टाइटल है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और ये एक पहले इसको मैं इसको बता देती हूँ। पब्लिश हुआ था 1807 में। ये इरेगुलर पिंडारिक ओड है। पिंडारिक ओड के बारे में एक खासियत ये होती है, इन्हें ना एंकोमियम ओड्स कहा जाता है। ये वर्ड भी मैं लिख देती हूँ जिन लोगों ने ना पढ़ रखा हो, ये एंकोमियम ओड्स होते हैं। एंकोमियम ओड्स का मतलब होता है जो पिंडारिक ओड्स होते हैं, यानी कि जो तारीफ के लिए लिखे जाते हैं। और पिंडारिक ओड की खासियत ये होती है कि उनमें स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड होता है। बट ये इरेगुलर पिंडारिक ओड है
दैट्स एन इरेगुलर पिंडारी कोड, और मतलब एक इरेगुलर ओड वेरिएशन ऑफ पिंडारी कोड जो कि डेवलप्ड बाय अब्राहम काउले, ठीक है जी। और ये हेनरी वॉगन की द रिट्रीट नाम की पोयम से इट वाज इन्फ्लुएंस्ड। द रिट्रीट, हेनरी वॉगन की पोयम थी द रिट्रीट, उससे ये प्रभावित होकर ये उन्होंने ये पोयम जो है वो लिखी है। और मतलब वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय दिस पोयम द रिट्रीट। और इसमें जो है एक सेंट्रल है कि जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो एग्जिस्ट करती है। और ये जो है मेन आइडियाज है कि सोल एग्जिस्टेड इन हेवन बिफोर अर्थ, की आत्मा जो है वो मृत्यु से मतलब जन्म से पहले वो होती है। और जो चाइल्डहुड, माय हार्ट लीप्स अप, और एक है ना कि जो चाइल्डहुड जो है ना, जब तक बचपन होता है ना तब तक वो डिवाइन ग्लोरी रहती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हम उस जब से नेचर से दूर जाते हैं तो ईश्वर से भी दूर जाए। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब जहाँ इसको ना लोग, इस कोट को लोग अलग अलग तरीके से इसको कोट करते हैं। एक्चुअली ये है एक पैराडॉक्स, द फिगर ऑफ स्पीच हेयर यू फाइंड पैराडॉक्स, एंड नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस दिस जो ये जो आपके सामने कहावत आपको दिख रही है, जो एफरिस्टिक स्टाइल में लिखी गई है, इसका मतलब क्या है। द चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, इसको देखते ही लगता है अरे बच्चा कैसे एक व्यक्ति का पिता हो सकता है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ही सेज कि वट एवर बी योर चाइल्डहुड, जो आपने बचपन, जैसा आपका बचपन होता है ना, वैसे ही आपका जो है ना अडल्टहुड होता है। इफ़ यू हैड अ ग्रेट चाइल्डहुड, देन ऑब्वियसली योर अडल्टहुड विल बी ग्रेट एज वेल। लेकिन अगर आपका एक ट्रॉमेटाइज या वैसा जो है वो चाइल्डहुड रहा है, तो उसके जो इम्पैक्ट है वो आपके अडल्टहुड में देखने को मिलेगा। तो यही कहते हैं द चाइल्ड, चाइल्ड से मतलब हुआ बचपन, फादर ऑफ द मैन, मैन मतलब हुआ अडल्टहुड, कि जैसा आपका बचपन होगा द सेम जो है आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रॉमा जो है या वो जो हैप्पी चीज़ें हैं वो आपके पर्सनैलिटी में दिखेगी। एंड दिस इज़ द पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि चीज़ लिखी हुई जो है वो ऐसा लगता है असंभव प्राय लगती है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो सत्य होती है। तो वो यही चीज़ है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन का मतलब यही है कि जो एक्सपीरियंसेस आप अपने बचपन में लेते हैं वही एक्सपीरियंसेस वो कहीं स्टोर होते चले जाते हैं, एंड दोज एक्सपीरियंसेस शेप योर पर्सनालिटी। और इसमें का जो मोटो है वो वर्जिल से लिया गया है, लेट्स सिंग अ लोफ्टियर सैम, कि एक लोफ्टियर गाना गाते हैं। और 1815 में उन्होंने इसे रिवाइज किया था। जो लाइन डाली थी, रेनबो पोएम से डाली थी, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब लेते हैं ओड टू ड्यूटी, जो इनकी पोएम है। ये ओड टू ड्यूटी भी बड़ी अच्छी सी पोएम है इनकी, ओड टू ड्यूटी। ये टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस पोएम इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर, दैट पब्लिश्ड इन 1807। ये एक बहुत ही डिडेक्टिक एंड जो है एथिकल पोएम है। इसमें ड्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया है। और एक इस लाइन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, नेचर अलोन इज नॉट सफिशिएंट। वो कहता है कि नेचर सफिशिएंट नहीं है, मॉरल डिसिप्लिन भी जरूरी है, और ड्यूटी ही एकमात्र ऐसी है कि जब आपके अंदर कर्तव्य बोध होगा तभी आप अपने ह्यूमन पैशंस को सही तरीके से जो है यूज कर पाएंगे। और इसका जो मोटो है, मोटो जो है वो लैटिन एपिग्राफ से लिया गया, सेनेका, सेनेका के लैटिन एपिग्राफ से जो है वो लिया गया है। और जो बिगनिंग है लैटिन एपिग्राफ से लिया गया, जिसका मतलब है वन मस्ट एक्ट राइटली इवन अगेंस्ट पर्सनल इंक्लिनेशन, कि एक इंसान को सही जो है वो चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, भले ही उसका मन करे या ना करे। तो ये है। उसके बाद है सॉलिटरी रीपर। जो सॉलिटरी रीपर जो इनकी पोयम है, दैट पब्लिश्ड इन 1807। ये पोयम जो है ये लिरिक पोयम है, और कई बार इसको बैलेड भी माना जाता है। तो ये गेलिक लैंग्वेज में एक लड़की जो है वो गाना गा रही है। और जो गेलिक लैंग्वेज यानी कि उस वहाँ की गेलिक लैंग्वेज में वो लड़की गा रही है। ये एक स्कॉटिश हाईलैंड्स में जो मतलब इसकी सेटिंग है। 32 लाइन्स हैं, 4 स्टैंजास हैं, 8 लाइन्स ईच। ठीक। अब की आइडियाज क्या हैं जो इसमें पूछे भी जाते हैं। लड़की कौन सी भाषा में गा रही है? गेलिक भाषा में। पोएट को भाषा समझ में नहीं है, जैसे तुमको मेरी भाषा समझ में नहीं आती है।
नहीं आती है ना, पता, मैं तो गेलिक भी नहीं बोलती, मुझे तो पता ही नहीं गेलिक होता क्या है, मगर फिर भी ठीक है। अब तुम जो है द गर्ल जो है वो गेलिक भाषा में गा रही है, पोएट को समझ में नहीं आ रहा है, मगर म्यूजिक जो है ना उसकी कोई भाषा नहीं होती है, तो सॉन्ग जो है ना वो शायद वो पुरानी बैटल्स के बारे में, उनके बारे में जो है वो गाने गा रही है। तो वो कहते हैं कि अ, वो म्यूजिक को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और इसमें उनके वो उसके सॉन्ग को नाइटिंगेल या कुकू से भी कंपेयर करते हैं। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, कि मैं अपने साथ वो म्यूजिक लेके चल रहा हूँ, जब उसे सुनाई भी देना बंद हो गया ना, मगर मैं म्यूजिक को अपने दिल में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद इनकी पोयम है दैट इज माइकल। माइकल जो पोयम है दैट इज पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है। 1800 में डव कॉटेज में ये पोयम जो है उन्होंने कंपोज करी थी, ब्लैंक वर्ड्स में है, और ये ग्रासमेयर वैली में इसकी जो है वो इसका जो जिसे कहना चाहिए इसका जो सेटिंग है वो ग्रासमेयर वैली में है। और माइकल के बारे में मैं देख के फिर आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, अगर मुझे कुछ दिखता है तो। नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। हाँ जी, ये एक लोनली शेफर्ड हैं जिनका नाम है माइकल, और वो 80 साल के हैं। उनके बहुत लेट जो है बच्चा होता है जिसका नाम ल्यूक है, पत्नी का नाम उनकी इजाबेल है। ये पोयम जो है इस पोयम को अपनी डायरी में डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को शीपफोल्ड पोयम कहा था। डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को अपनी डायरी में डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने इसे द शीपफोल्ड पोयम कहा था। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये शीपफोल्ड पोयम है क्या। बता तो दिया लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। आप एक बार पहले इसको नोट करो, अब फिर जो है मैं बताऊंगी दैट इज द शीपफोल्ड पोयम। देखिए, माइकल को उन्होंने शीपफोल्ड पोयम जो है वो कहा है। और देखिए, देखिए ये जो शीपफोल्ड है ना, ये जो वर्ड है ये एक मेटाफर है, एक सेंट्रल मेटाफर है जो न्यू टेस्टामेंट से लिया गया है, जहां जीसस जो है वो खुद को गुड शेफर्ड और डोर जो है बताते हैं टू द शीप फोल्ड। तो ये पैराबल जो है ये बताता है सेफ्टी, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड द एक्सक्लूसिव पाथ टू सेल्वेशन। इट मीन्स कि इस पोयम को ये बताया है कि जैसे जब तक कोई व्यक्ति नेचर के सेफ्टी में रहता है, नेचर के प्रोटेक्शन में रहता है, तब तक वो व्यक्ति सेफ है। और द मोमेंट जो है वो नेचर का साथ छोड़ता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड नहीं रह जाता है। तो इसे डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने इसे शीपफोल्ड पोयम कहा है, और ये मेटाफर जो है न्यू टेस्टामेंट से जो है वो लिया गया है। ठीक है। उसके बाद थीम है इसकी रूरल सिंप्लिसिटी, मॉरल स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री लाइफ। इसमें कहानी सिंपल सी यही है। उसकी जो कॉटेज है, जो इवनिंग स्टार जो कॉटेज है उनकी, इसमें एक ये भी पूछा गया था एक बार कभी इसमें। और इसमें ये दिखाया है कि भाई वो जो ल्यूक है उसकी, वो अपने माता पिता को छोड़ के चला जाता है, सारे की सारी जो है चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो ये दिखाया है कि जैसे ही व्यक्ति जो है वो नेचर से बाहर जाता है तो वैसे ही उसकी करप्टेड लाइफ जो है स्टार्ट हो जाती है। तो मॉरल स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री लाइफ, करप्टिंग इन्फ्लुएंस और ट्रेजेडी ऑफ ब्रोकन होप्स जो है वो इसमें दिखाया है। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं वो यही थे, इसी तरीके से थे कि भाई इसमें जो किस पोयम का नाम क्या, पोयम में शेफर्ड का नाम क्या है, उनकी कॉटेज का नाम क्या है, ये जो है वो पूछते हैं। और ये क्वेश्चंस कई बार मतलब आ चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोयम है जिसका सब टाइटल है द लीच गैदरर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस सब टाइटल है द लीच गैदरर, कंपोज हुई थी 1802 में, पब्लिश हुई है 1807 में। ये पोयम जो है इसमें दो पोएट्स का नाम लिया गया है और इसमें जो है ये उसके बाद चैटरटन और रॉबर्ट बर्न्स का नाम लिया गया है जिन्हें प्लूमन पोएट भी कहा जाता है। ये पोएम जो है वर्ड्सवर्थ बताते हैं बिगिंस विद अ मॉर्निंग वॉक, और पोएट जो है एकदम से डिप्रेस फील करते हैं जब वो दो पोएट्स के बारे में सोचते हैं, और वो दो पोएट्स कौन है, चैटरटन है और रॉबर्ट बर्न्स है। फिर उसके बाद जो है उनकी मुलाकात एक ओल्ड लीच गैदरर से होती है। जब वो देखते हैं कि इतनी बड़ी उम्र में भी द पर्सन इज पेशेंट एंड डिग्निफाइड, तो उनके अंदर एक एक वो चीज़ जो है उत्पन्न होती है कि मुझे जो है जब एक बूढ़ा आदमी जो है वो इतना डिग्निफाइड है तो आई मस्ट ऑल्सो जो है बी डिग्निफाइड। तो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस का ये है और सेंट्रल मैसेज है कि भले ही कितनी भी परेशानी आए खुद पर भरोसा मत खो। तो क्वाइट हीरोइज्म ऑफ पुअर पीपल जो है वो दिखाया गया। अब ये थे, यहाँ तक मैंने इसको लिया था, जो मेन पॉइंट्स थे वो लिए थे, और अब मैंने इसमें 25 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा भी दिए थे। एंड नाउ लेट्स टेक, ये वाले तो मैंने पहले ही करा दिए थे, मतलब जो मैंने उसमें भी ये भी करवा दिए थे, 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब लेट्स टेक द अदर 25। रिजल्ट आएगा साइंस का, कॉमर्स का, संस्कृत का और उसका होम साइंस का। हमारा नहीं आया अभी। साइंस में 1300 सीट में 66,000 ने दिए थे, 327 पास हुए बस प्रेन्स के लिए। हाय राम, आप लोगों को पता होगा कि साइंस का और साइंस का, होम साइंस का, संस्कृत का और उसका साइंस होम साइंस एलटी का, साइंस होम साइंस संस्कृत और फिर तो कॉमर्स। कॉमर्स का रिजल्ट आ गया है। और साइंस में सीट्स के जो अगेंस्ट से कितने लोग पास हुए, 327 लोग पास हुए हैं। 1300 सीट थी दोनों की मिला के, और एग्जाम दिया था 49,000 ने। 300 लोग पास हुए हैं 390। साइंस में, कॉमर्स में तो पूरे हो गए, और 90 सीट थी, 90 सीट में 880 मिल गए उन्हें। मिल गए। उसमें तो मिल गया 90 सीट पे 15 गुना, इसमें 15 या इंग्लिश में भी मिल जाए तो बढ़िया है। चलो अब हम आगे जो हैं वो बढ़ते हैं। और मैं अब आपको इसके 26 क्वेश्चन से आगे पढ़ाना जो है वो शुरू कर रही हूँ। तो आप पहले, व्हाट क्लासिकल स्टोरी इज द नैरेटिव पोएम लाडोमिया बेस्ड ऑन द ओडिसी, द ट्रोजन वॉर, द लेबर्स ऑफ द, और इसका आंसर है आपका द ट्रोजन वॉर, दैट इज द ट्रोजन वॉर। हु इज द ग्रीक हीरो हु सेक्रीफाइसेस हिमसेल्फ। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो मैंने शायद करा दिया था, 30 तक करा दिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ 30 तक करा दिए थे, यहाँ 31 से कराना है, 20 ही क्वेश्चन रह गए थे, 30 करा दिए थे। वॉट इज द सब टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ मेजर वर्क द प्रिल्यूड। वर्ड्सवर्थ के मेजर वर्क प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या है, एंड दैट इज द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जवाब है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। टू होम इज द प्रिल्यूड एड्रेस्ड, बताओ भाई। पूरी थ्रू आउट द ये प्रिल्यूड का नाम तो डोरोथी सॉरी मैरी वर्ड्सवर्थ ने दिया था, लेकिन इस पोयम को जो एड्रेस किया गया है पोयम टू कॉलरिज करके कहा गया है। कहानी सारी अपनी बताई है, और पोयम टू कॉलरिज, दैट इज एस टी कॉलरिज। कमाल थे वर्ड्सवर्थ। फाइनल वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड पब्लिश्ड इन 1850। कितनी बुक्स थी, कितनी बुक्स थी जल्दी बताओ। बुक्स थी 14। 1805 में 13, और 1798 99 में 99 उसमें 2। हु सजेस्टेड द टाइटल द प्रिल्यूड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड दैट इज मैरी वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द प्रिल्यूड वॉज इंटेंडेड टू बी इंट्रोडक्शन टू विच लॉन्गर पोयम। ये भी बिल्कुल मुझे पता ही है, दिमाग में पढ़ते ही जो है क्वेश्चन जो है इसके आंसर्स जो है आ जाएंगे, और ये है आपका
दैट इज द रेक्लूज, जो कभी पब्लिश हुई ही नहीं, बनी ही नहीं, लिखी ही नहीं गई, मतलब एक ही उसकी पोयम जो है, कुछ ही पार्ट उसका हुआ. Which poem is described by Professor Elton as a fine flower of 18th century meditative poetry? और ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को याद होगा, 2016 के पेपर में आया था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. If I am not wrong, this question came in 2016, है ना. और इसका सही जवाब है दैट इज टिंटन एबे. दैट इज टिंटन एबे. टिंटन एबे को ही कहा गया है द फाइन फ्लावर ऑफ द 18th 19, ये है प्रोफेसर ईल्टन ने कहा है, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री. पोएम कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ बोथ ओड एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, है ना, लेकिन ये है इसको ड्रामेटिक लिरिक जो है माना जाता है. वर्ड्सवर्थ्स कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ whom, बताओ. एंड दैट इज लॉर्ड नेल्सन. लॉर्ड नेल्सन जो है जो हैप्पी वॉरियर है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, पता नहीं क्यों मुझे कीड़ा काटता ही रहे. इसके बारे में बता दूं, उसके बारे में बता दूं, ये बता दूं, वो बता दूं, यानी पागल मैं. आज तो मैं इतना बोल नहीं रही हूँ क्योंकि पढ़ाते समय मैं इतना बोलती नहीं हूँ. अपनी क्लास में भी जो है ना, तब जब चैट वैसे बंद रखती हूँ, जब जो है उनसे क्वेश्चन वोश्चन पूछने होते हैं तब चैट खोलती हूँ. देखो, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर 1806 में कंपोज की गई थी, पब्लिश हुई थी 1807 में. और दीज वर्सेस वर रिटन सून आफ्टर टाइडिंग्स हैड बीन रिसीव्ड ऑफ द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन. और ये जो है उन्होंने जॉर्ज ब्यूमॉन्ट को ये जो है वर्सेस सेंड भी करी थी. और ये जो है ये माना लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के उपरांत जो है उन्होंने लिखा है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर. स्कॉन नॉट द सोनेट, विच मास्टर डज वर्ड्सवर्थ नॉट मेंशन, इनमें से किस मास्टर को मेंशन नहीं करते. शेक्सपियर, पेट्रियार्क, मिल्टन, कीट्स. बताओ किसको जो है मेंशन नहीं करते हैं. और वो नहीं मेंशन करते हैं कीट्स को, क्योंकि कीट्स उनके जूनियर पोएट थे, उनको वो नहीं करते हैं, तो दैट इज कीट्स. ये एक मिनट. विच पोएम ओरिजिनली पब्लिश्ड एनोनिमसली tells the story of a woman named Martha Ray, the idiot boy, the thorn, the mad mother, और जो है रूथ. बताइए. एक इस पोएम की बहुत ज़्यादा जो है ना बुराई भी करी है, लॉर्ड बायरन ने करी थी. पहले इस पोएम को का आंसर बता देती हूँ. इसका इस क्वेश्चन का आंसर है द थॉर्न. द थॉर्न जो पोएम है एक मिलोड्रामेटिक पोएम है, जिसमें एक कहानी, एक रिजेक्टेड लड़की मार्था रे की कहानी सुनाई जाती है, जो अपने ही बच्चे को मार देती है और स्थान के उस झाड़ी के नीचे जो है उसको जो है उसको दफना देती है. और ये पोएम जो है लिरिकल बैलेड्स के फर्स्ट एडिशन में आई थी, जो एनोनिमसली पब्लिश हुआ था. उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है द पोएम टिंटन एबे इज रिटन इन विच वर्ड्स फॉर्म. ये अभी बताया ही था और वैसे भी आप लोगों को पता ही है, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. The mind of man, my haunt, and the main reason of my song appears in the preface to which work? और ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए और बताइए. The mind of man, my haunt, and the main reason of my song appears in the preface to which work? देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है एक्सकर्शन, जो 9 बुक्स में है. ये जो है इसमें अच्छा, इसी इसी पोयम को जो है वो कहा गया था कि फ्रांसिस जेफरे ने कहा था दिस विल नेवर डू. ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा. एक मिनट में जरा इसको एक बार इसको मैं
थोड़ा सा मुझे इसको एक बार, मुझे इस क्वेश्चन को मैं सोच रही थी कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये जो लाइन है, द माइंड ऑफ मैन माई हॉन्ट एंड द मेन रीजन ऑफ माई सॉन्ग, ये प्रीफेस टू द एक्सकर्शन में तो ये है, इसके ये बताती है कि वर्ड्सवर्थ की मेच्योर पोएटिक फिलॉसफी को बताती है। इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ मेच्योर पोएटिक फिलॉसफी। और ये याद रखिएगा, फ्रांसिस जेफरे ने कहा था इसके लिए कि दिस विल नेवर डू, इसी पोएम के लिए कहा था कि दिस विल नेवर डू। पता नहीं ऐसा उन्हें क्यों लगा था। कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या बदनाम ना होगा। ब्लिस फॉर दैट इन दैट डोंट टू बी अलाइव रेफर्स टू विच इवेंट, कि ये जो कहा था उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कहा था, और बाद में खुद ही उससे वो जो है उनका मोह भंग हो गया था, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज लाइन फ्रॉम, अब ये जो है देखो भाई, ये जो है दोनों उसमें से, ये माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड और ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी, ये बाद में जो है उन्होंने इसमें कर दिया था। तो ये जो है 11 स्टेंजास की पोएम है, ओड और इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी। और ये माई हार्ट लीप्स अप, और इससे दोनों में से ही है। तो ये तो भैया, ये तो इस तरीके के आंसर तो डाइसी हो जाते हैं, और ए एंड सी जो है ये हो दोनों ही हैं इसके आंसर। Milton, thou shouldst be living at this hour is the opening of which poem? Scorn not the sonnet, London 1802, the prelude ode to duty, and yeah, that is London 1802. Scorned, sorry, Milton, thou shouldst be living at this hour, और ये है लंदन 1802, है ना। और इसको भी वैसे तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ ये वर्क्स जो है ना, ये जो दिख रहे हैं इनको ढंग से पढ़िए। ये लंदन 1802 एक सोनेट है जो मिल्टन पे कंपोज किया गया है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ है, पेट्रियार्कन सोनेट है ये, दैट्स अ पेट्रियार्कन सोनेट। स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, ये यहाँ पर ड्यूटी को पर्सोनिफाई किया गया है, और ये है ओड फॉर्म में लिखा गया है, दैट इज ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग आर नो मोर इज अ लाइन फ्रॉम विच पोएम? देखो भाई, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और ये कहाँ से लिया गया है ये बताइए। एंड दैट इज ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक। क्या आपने ये पोएम पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, लेट मी टेल यू, मैं इस पोएम के बारे में आपको बता देती हूँ। इफ़ आई गेट दिस, मुझे ये पोएम के बारे में मिल जाता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। नहीं, इसको जो है मुझे यही था कि मैं चेक कर रही थी, तो मुझे अभी ये है, क्योंकि मैंने कहा यार ये मुझे वर्क तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो फिर ये कहाँ से हो गया। तो ये जो लाइन है ना, ये सही बात जवाब ये है कि ये लाइन इसकी है नहीं ना, तो मिलेगा कहाँ से। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग आर नो मोर, और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा भैया ये तो इसका है नहीं। एक्चुअली ये जो है ये लंदन 1802 की लाइन है आई थिंक। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब बता ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चंस पे जो है इंसान अटक जाता है। मैं भी वही इंसान हूँ, तो इसलिए मैंने कहा भैया चेक करके बताओ, नहीं तो कोई सुने ना सुने गलत बात ज़रूर सुन लेंगे, और फिर उसके बाद मेरा खून पी जाएंगे।
हाँ जी, ये लंदन 1802 की लाइन है। सही जवाब ये है, बी नहीं है। देखने में लग रहा होगा कि ये है, और मुझे खुद भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अब ये है लंदन 1802 की लाइन। इन पीटरबेल वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स अ पार्टी इन पार्लर एज बीइंग ऑल व्हाट। इन पीटरबेल एक पोयम है जिसके बारे में, जिसकी वर्ड्सवर्थ की इस पोयम की बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाई गई थी। ये पोयम जो है, इसकी बेसिकली मजाक जो उड़ाई थी शैले ने उड़ाई थी, जैसे पीटरबेल द थर्ड जो है उन्होंने कहकर इसकी मजाक उड़ाई थी। और ये जो पोयम है, वैसे इसमें उन्होंने कहा था कि मैं कुछ लिखना चाह रहा था, कि मैं सोच रहा था कुछ सबलाइम लिखूं, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, मैं सबलाइम नहीं लिखता हूँ, मैं कुछ सिंपल ही लिखता हूँ। तो ये पोयम जो है उन्होंने डेडिकेट करी है, पीटर बेल रॉबर्ट साउदे को डेडिकेट करी है। और उसमें जो है ये पोयम जो है वर्ड्सवर्थ एक पार्टी इन पार्लर जो है बीइंग ऑल व्हाट, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो थोड़ा सा 1 मिनट मुझे इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा मुझे इसको मैं समझाना चाहूँगी, तभी आपको मैं इसका जवाब भी तभी दूंगी जब मैं इसको समझा दूंगी। कि इन पीटर बेल, और बस इसमें मेन चीज़ें याद रखिएगा कि उन्होंने रॉबर्ट साउदे को डेडिकेट करी है। ये पोयम जो है इसकी पैरोडी बनाई है शैले ने, पीटर बेल द थर्ड। और ये जो है पीटर बेल की जो करेक्ट आंसर है साइलेंट एंड ऑल डैम्ड, ये जो लाइन है साइलेंट एंड ऑल डैम्ड जो है उन्होंने यूज़ की है, क्योंकि ये फ्रेज जो है सेटायरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है। सेटायरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है साइलेंट एंड ऑल डैम्ड। ठीक है जी। Fair seed time had many soul and I grew up fostered alike by beauty and the fear is from which book of the prelude। ये prelude की लाइन जो है पूछी गई है कि कौन सी बुक की लाइन है ये वाली। That is fair seed time had my soul and I grew up fostered alike by beauty and fear। और ये जो है prelude की बेसिकली आप देख रहे हैं कि ग्रू अप वाली बात बताई जा रही है, तो इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा जो है वो इसका है जिसमें उन्होंने चाइल्डहुड और अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताया है। सो द आंसर इज बुक 1, दैट इज बुक फर्स्ट। 2 क्वेश्चन बचे हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है, और ये जो है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे हो जाते हैं कंफ्यूज। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ फ्रेज फ्रॉम विच पोयम। और ये लाइन जो है सबको ही वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन ना मुझे पता है। इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज पता कहाँ होते हैं, वो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और टिंटन एबे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका है। मेरे को एक मेरी स्टूडेंट है, उसने बताया भी था कि हम ना इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब इसका है या लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो इसका सही जवाब है बी, लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। और लास्ट है, आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड इज क्लासिफाइड बाय वर्ड्सवर्थ एज अ पोएम ऑफ इमेजिनेशन, फैंसी, सेंटिमेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो कुछ पोएम्स को उन्होंने जो है वो फैंसी में रखा है, कुछ इमेजिनेशन में रखा है, और ये जो पोएम है ये उनकी पोएम ऑफ फैंसी है, इमेजिनेशन नहीं है, पोएम ऑफ फैंसी है। मैं इससे पहले वाले में बता चुकी हूँ कौन सी पोएम को उन्होंने इमेजिनेशन वाली पोएम में रखा है। तो आज का मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, और आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो अब मैं कल जो है वो दूसरे राइटर के साथ स्टार्ट करूँगी।